हेलो फ्रेंड, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक, जो कि है रासायनिक बलगतिकी। और आज हम लेक्चर 1, आज का हमारा वीडियो जो है वो लेक्चर 1 का रहेगा। ठीक, अब देखिए, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले उसका मीन्स हमें पता होना चाहिए कि जैसे रासायनिक बलगतिकी हम पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। अक्सर हम क्या करते हैं कि देखिए कि ये चैप्टर क्या है, रासायनिक बलगतिकी, और फिर उसके बाद हम लगते हैं लगातार पढ़ने, जबकि ये सही बात नहीं है। हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि रासायनिक बलगतिकी है मतलब इसका मीन्स क्या होगा। देखिए, अगर हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अगर हमें उस चैप्टर का मीन्स पता हो गया तो वो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो हमें लगातार याद होते जाता है। ठीक, इसी तरह है रसायन बलगतिकी। ये क्या होता है, पहले हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर लिखे हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी ये क्या होता है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो आपको शायद ये समझ में आया कि अभिक्रिया के दर क्या होता है और क्रियाविधि का अध्ययन ये क्या होता है। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, कि अभिक्रिया का दर मतलब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जिसे बोलते हैं, इन सब के बारे में जो हम जानेंगे। ठीक, अभिक्रिया के दर क्या होता है, उसका क्रियाविधि क्या होता है। और इस चैप्टर में ना मेनली रूप से ये सब परिभाषा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ कुछ थ्योरी है उसको थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं, और इसके बेस पर मतलब जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगा और शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, और इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इस चैप्टर में मेनली 3 ही ऐसा चीज़ है। क्या, एक तो ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, ये सब क्या होता है हम सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की दर। ठीक, अब देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, पहले हम इसको जानेंगे कि अभिक्रिया की दर क्या होता है एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो अभिक्रिया की दर होगी और उसके प्रति मतलब जैसे कोई अभिक्रिया है, उसने क्या किया कि मतलब कोई रिएक्शन है, ठीक, और रिएक्शन करने पर वो क्या दे रहा है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यही रासायनिक बलगतिकी है। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की दर क्या होता है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अभिक्रिया की दर। देखिए, हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की दर। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए, हम यहाँ पर पहले लिख ले रहे हैं कि r, ये r बराबर क्या होता है, देखिए अभिकारक। अभी हम आपको बताएंगे कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, अभिकारक अथवा उत्पाद, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाता है समय अंतराल। ठीक, अब देखिए, हमने ये जो मतलब इसका फार्मूला लिखा है, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर जो है इसका हम परिभाषा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, किसी समय अंतराल में या किसी इकाई समय अंतराल में, कैसे, नीचे को पहले लिखेंगे, किसी इकाई समय अंतराल में, ठीक, देखिए, किसी इकाई समय अंतराल में, इकाई का मतलब एक, ठीक है, किसी इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो हमने क्या बोला कि किसी इकाई समय अंतराल में, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बस यही वाला परिभाषा लिख देंगे, क्या, अभिकारक, ठीक, अभिकारक अथवा उत्पाद, अभिकारक अथवा उत्पाद की
सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, हमने क्या लिखा देखिए, किसी इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। ठीक, अभिक्रिया की दर कहलाता है या कहलाती है, ठीक, कहलाता है। और इसे हम क्या करते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए हमने कितनी सिंपल तरीके से इसका परिभाषा बना दी। क्या कि देखिए, किसी इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसी को, ये जो परिभाषा है इससे हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये जो स्मॉल r है ये तो रहेगा ही, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो इसको हम लिख देते हैं अभिकारक की। देखिए अब हमने क्या लिखा कि r क्या हो जाएगा, अभिकारक की। हमने यहाँ पर जो लिखा है अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होने का मतलब क्या हुआ। देखिए पहले इस लाइन का मतलब समझिए, परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, या फिर उसमें वृद्धि हो जाए या फिर उसमें कमी हो जाए, यही ना परिवर्तन कहलाता है। ठीक, परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, उसमें वृद्धि होना, उसमें परिवर्तन आना ही। ठीक, हम यहाँ पर लिखे हैं कि अभिकारक के, हम लिखने जा रहे हैं कि सांद्रता में परिवर्तन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कमी लिख सकते हैं या वृद्धि लिख सकते हैं। तो वही हम लिखने जा रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी। ठीक, अब देखिए अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे, और देखिए समय अंतराल जो है इससे हम डेल टी से लिख सकते हैं। अगर हम टी केवल लिखें तो ये समय बताता है, और यहीं पर डेल्टा लगा दें तो क्या हो जाता है, ये परिवर्तन दिखाता है। समय अंतराल मतलब एक समय, मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कार चलना 1 सेकंड में स्टार्ट किया तो यहाँ पर 3 सेकंड में पहुँची, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच कितना समय अंतराल लगा। समय अंतराल का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकेंड लगा। तो यही इसका मतलब हुआ कि डेल टी का मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन इसमें भी है, मतलब अंतराल कितना समय लगा। ठीक, अब इसी तरह हम इसको, अब देखिए अभिकारक की सांद्रता में कमी हमने लिखा है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कमी और अभिकारक की सांद्रता में कमी आया ना, तो इससे हम किस तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए क्या हो जाता है, कमी है और परिवर्तन को तो हम डेल से डिनोट करते हैं, फिर क्या करते हैं, इस तरह से बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया की सांद्रता में कमी को हम मान देते हैं r, कोई रेट होगा, अभिक्रिया की दर में कमी आई, वही चीज़ हमने लिखा है, फिर बटे डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, अगर बताइए आप ही कि अगर किसी चीज़ में कमी होगी तो वह निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, निगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में कमी आई तो उसमें निगेटिवपन अधिक हुआ। ठीक, अब इसी तरह हम क्या ये लिख सकते हैं, हम r बराबर अभिकारक, हमने कमी का तो बता दिया, अब हम अभिकारक की सांद्रता में, अब यहाँ पर हमने कमी लिखा था, ठीक, कमी के बारे में बताता है। अब यहाँ पर हम अगर वृद्धि लिख दें, अब उसमें कितना वृद्धि हुआ, बट्टी कितना हो जाएगा, समय अंतराल को हम डेल टी से, चलिए हम लिख दे रहे हैं समय अंतराल। ठीक, अब इस चीज़ को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देखिए अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि को हम क्या करें, r तो वैसे ही रहेगा, r बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डेल का मतलब क्या बताएगा, ये परिवर्तन, फिर बड़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें वृद्धि दिखा रहा है, वृद्धि का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, वृद्धि होना मतलब पॉजिटिव चिन्ह बताएगा। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अब कुछ भी मान सकते हैं, ABCD में कुछ भी जो उत्पाद मतलब दिया रहेगा,
हम अभी आपको बताएंगे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, अब उसे हम बताएंगे। यहाँ पर XYZ कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर X कोई भी तत्व है या कोई भी अभिक्रिया है। ठीक, अब उसके बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय अंतराल को हम किससे डिनोट किए हैं, डेल टी से। ठीक, अब देखेंगे NCERT में एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है, वो डायग्राम किस तरह है हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मान लेते हैं कि अभिक्रिया इस तरह से। ठीक, हमने ये जो बड़ा ब्रैकेट लगाया है, ठीक, अब इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि अभिक्रिया की दर है। ठीक, अब इसमें ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमें नहीं पता है अभी ये, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि समय है। ठीक, डेल टी। ठीक, अब डेल है, परिवर्तन कितना हुआ। अब देखिए ग्राफ किस तरह होगा, अगर मान लीजिए कोई मेटल है, अगर उसमें वृद्धि होगा तो बताइए ग्राफ क्या ऊपर जाएगा, हम मान ले रहे हैं यहाँ से या फिर यहाँ से भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो बताइए कि अगर वृद्धि होगा तो क्या ग्राफ किस तरह बनेगा। वृद्धि होने का मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पर लिखा गया इस तरह से ही तो बनाया है। वृद्धि का मतलब क्या होगा, अगर हम इस तरह करेंगे तो वृद्धि होगा या फिर इस तरह से करेंगे तो वृद्धि होगा। देखिए वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि उसमें वृद्धि, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान ले रहे हैं कि ग्राफ में वृद्धि किस तरह हुआ, इस तरह। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि डेल एक्टिव एक्स हो जाएगा। ठीक, हम इसे हम क्या मानेंगे, वृद्धि ही मानेंगे। ठीक, अब उसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई मेटल यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर यहीं से ऊपर का कर्व बनाता तो इसमें भी वृद्धि होता। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ कि ये लगातार इस तरह से घट रहा है, मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, इसमें कमी हुई। ठीक, कमी हुई तो क्या हो जाएगा, ये किसको दिखाएगा, डेल, हम यहाँ पर आर माने थे। ठीक, अब ये पॉजिटिव दिखाएगा और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव, क्योंकि देखिए ग्राफ हमारा नीचे बन रहा है इस तरह। अगर ये इस तरह रहता तो इसमें वृद्धि दिखाता, और अगर इस तरह है तो इसमें क्या बता रहा है कि कमी बता रहा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, देखिए ये जो डेल एक्स हमने माना है, डेल बड़ा ब्रैकेट आर माना है, ये क्या होता है इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल हम मान ले रहे हैं कि कोई P है। ठीक, P जो है वो क्या करता है कि वो Q से रिएक्शन करता है। ठीक, P जो है वो Q से रिएक्शन करता है। ठीक, अब जो PQ है ये जब रिएक्शन करता है तो आपस में क्या करता है कि ये P और Q बना लेता है। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, अब इस बस ये जो अभिक्रिया हमने लिखा है, अब हमें इसका अभिक्रिया की दर बताना है। अभिक्रिया की दर कैसे बताएंगे, तो देखिए एकदम सिंपल तरीका है। क्या, अगर हमें कोई पूछे P का अभिक्रिया का दर बताइए, तब हम कैसे लिखेंगे, ये जो P है केवल P। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये अभिक्रिया की दर को हम बताएंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम दो अलग अलग चीज़ लिए हैं, अगर हम उसको एक में मिला दिए तो क्या होगा कि उसमें वृद्धि होगी। मान लीजिए ये जो P है, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 1 kg का है। ठीक, ये भी 1 kg का, P जो है 1 kg का है, और ये जो Q है ये भी 1 kg का है। ठीक, 1 kg का है, 1 kg का, दोनों अगर ये दोनों मिलेंगे तो आपका जरूर आंसर यही आएगा कि ये जब दोनों मिल जाएंगे आपस में तो ये 2 kg का हो जाएगा। ठीक, अगर ये दोनों मिले तो यहाँ पर वृद्धि हुई, तो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर ये वृद्धि की है, और इन दोनों में क्या हुई। ठीक, अगर अलग अलग इन्हें कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कमी दिखाएगा, इसमें भी कमी दिखाएगा। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 kg का हमने P लिया है और 1 kg का ही Q लिया है। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 2 kg का बन जाएगा और इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अगर इसका हमसे पूछ दे अभिक्रिया की दर क्या होगा, हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम P के लिए क्या निकालेंगे, R बराबर डेल लगाएंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट, इसे एक्टिव मास आप कर सकते हैं, डेल एक्टिव मास ऑफ
अब यहाँ पर जो भी मेटल रहे या एटम रहे या फिर कोई एलिमेंट है, जो भी चीज़ है, ठीक। पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो एरो का चिन्ह है, ठीक, ये जो एरो का चिन्ह है, इसके पहले जितना भी ये सब जैसे पी क्यू है, इससे हम अभिकारक कहेंगे, ठीक, अभिकारक। और ये जो तीर है, तीर, इसे हम अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, अभिक्रिया। और ये जो बना है, ठीक, अब इससे हम इंग्लिश में प्रोडक्ट कहेंगे और हिंदी में उत्पाद कहते हैं, ठीक। देखिए, अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इससे समझ गए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछ दे पी का अभिक्रिया का दर बताइए तो कैसे लिखेंगे, तो पी का केवल पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें ये जो पी है इसे हम यहाँ पर पी लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया कि समय अंतराल को हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, कर दिए। अब क्या हुआ, इसमें कमी दिखा रहा है, कमी कैसे दिखाए हम आपको बता दिए। तो कमी दिखा रहा, तो यहाँ पर हम क्या साइन यूज करेंगे, निगेटिव का, हो गया इसका अभिक्रिया का दर। इसी तरह पूछते क्यू का अभिक्रिया का दर, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, अब यहाँ पर डेल रहेगा, अब एक्टिव भी रहेगा बाई डेल्टा टी, समय अंतराल भी रहेगा। अब इसमें क्या है, क्यू के लिए बता रहे हैं तो क्यू, और ये भी कमी दिखा रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, हो गया। अब इसी तरह हमसे अगर पी क्यू का पूछ दे कोई अभिक्रिया का दर तो क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा आर बराबर डेल, फिर एक्टिव मास ऑफ पी क्यू अपॉन डेल टी, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का चिन्ह दिखाते हैं, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ, हो गया ना, ठीक। अब देखिए, अब हम इसी तरह से एक नया चीज़ पढ़ेंगे। क्या आप कहेंगे कि इसमें क्या नया चीज़, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 2p है प्लस q है, मिलकर बना क्या, इसी तरह मान लेते हैं कि ये बन गया, इसे मान लेते हैं हम 3pq, ठीक, 3pq, ठीक। अब 3pq बन गया। अब इसका हमें कोई पूछते हैं अभिक्रिया का दर बताना है तो कैसे लिखेंगे, अब हम देखें कैसे लिखते हैं। R बराबर डेल लगा देंगे, एक्टिव लगा देंगे, बटे डेल टी लिख देंगे, और यहाँ पर जो भी तत्व है बस हम इसे लिख देंगे p। अब कहेंगे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2p लिखना चाहिए, रुकिए हम बता रहे हैं 2p हम क्यों नहीं यहाँ पर लिखे हैं। ये देखिए, इसके आगे का जो वैल्यू है, मतलब ये जो 2 हम लिखे हैं, इससे हम क्या करते हैं कि इसे हम बाहर जब लिखते हैं तो 1/2 लिख देते हैं, ठीक, 1/2। ऊपर वाले रिएक्शन में हम क्या किए थे, ऊपर वाले में दोनों जगह 1 था तो 1/1 हम नहीं लिखे, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाता और लास्ट में हमें p ही मिलता, इसीलिए हम इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिए हम, ठीक। अब देखिए हम इससे क्या करते हैं, 1/2 में लिखते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी दिया हो उसको हम बट्टे में लिख देते हैं, ठीक। अब बट्टे में लिख दिए तो आपको तो अभी बताए हैं कि ये जो रिएक्शन है, अभिक्रिया जो है, इसके इधर अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो पॉजिटिव रहेगा, अगर इधर है तो निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कमी है तो निगेटिव लगा देंगे, ठीक। इसी तरह क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आर डेल एक्टिव अपॉन डेल टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू, ये भी कमी को दिखाएगा, निगेटिव हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू के अभिक्रिया का दर, तो आर बराबर डेल रहेगा, फिर उसके बाद डेल टी रहेगा, डेल एक्टिव, यहाँ पर पी इंटू क्यू। अब देखिए यहाँ पर 3 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम जब इधर लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे, और ये इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, तो यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब पॉजिटिव का हम क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया तो हमने इतना जान लिया, अब हम एक सच में जो अभिक्रिया होता है उसके बारे में लिखेंगे। ये तो हम एक एग्जाम्पल बताए हैं, एग्जाम्पल ये भी है जिससे अमोनिया कैसे बनता है, इसको हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम मिलाते हैं तभी तो अमोनिया बनता है, ठीक। देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया, NH3, ठीक। देखिए क्या होता है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन केवल N के रूप में एग्जिस्ट रहना, मतलब कम इस तरह रहना ये स्वीकार नहीं करता है, और हाइड्रोजन भी। तो N जो है यह N2 के रूप में रहता है और हाइड्रोजन जो है वह H2 के रूप में रहता है। ठीक, अब इसे हम कंप्लीट कर देंगे रिएक्शन, तो ये NH3H2 रहेगा और यहाँ पर 2, मतलब इस तरह से ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो क्या होगा। अब इसका हमें कोई पूछते अभिक्रिया का दर बताना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने अभी आपको बता भी दिया और आप हो सके तो अभी लिख चुके होंगे। ठीक, अब देखिए आप कहेंगे कि ठीक है, उधर तो हम लिख देते थे कि 1/3, जैसे नाइट्रोजन का हम पूछ दे अभिक्रिया का दर बताना है तो कैसे लिखेंगे, तो डेल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बट्टे डेल टी हो जाएगा। ठीक, आप अभी हमसे पूछेंगे कि अच्छा जी एक बात बताओ, यहाँ पर 2 है और आगे रहता था तो हम 1/2 लिखते थे, अगर यहाँ पर 2 है N2 तो इसको हम, मतलब इस वाले 2 को हम कहाँ लिखेंगे। तो सब्र करो भाई, हम बता रहे हैं, ये जो N2 है ना इसको N2 के ही रूप में रहने दो। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, इसमें कमी है क्योंकि ये अभिक्रिया के इस साइड है, तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लगा दो, ये हो गया। अगर यही 2 इसके आगे रहता तो 1/2 लिखते हैं। ठीक, और ये 2 जो है ये N2 के रूप में है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं इसका हाइड्रोजन का हमें लिखना है, मानते क्या है, लिखना ही है। ठीक, देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R बराबर, अब डेल तो लिखेंगे ही, अब ये जो H2 है इसको भी हम लिख दिए एक्टिव मास ऑफ H2 बटे डेल T समानांतराल लिख दिए। अब इसमें कमी निगेटिव है। ठीक, अब यहाँ पर 3 है, 3 को हम क्या करेंगे 1/3 लिख देते हैं। ठीक, अब इसी तरह अमोनिया बन गया, अमोनिया का हमें मतलब NH3 का हमें लिखना है अभिक्रिया का दर, तो क्या हो जाएगा R बराबर डेल लिख देंगे, परिवर्तन को बताएगा, फिर एक्टिव लिख देंगे बटे डेल T लिख देंगे। ठीक, अब ये जो NH3 है अब कैसे लिखेंगे, अब ये जो NH3 है इसको हम सेम इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, मतलब NH3। ठीक, और ये जो आगे का वैल्यू है मतलब 2, इसको हम क्या करेंगे इस तरह 1/2, कोई भी अंक यहाँ पर दिया रहे बस उसे हम 1 के माध्यम से लिखेंगे। ठीक, 1/2 कर देंगे। अब ये देखिए इसमें तो वृद्धि हो गई ना, तो वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव पर दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन 4 हो गए आपस में मिलके और यहाँ पर तो 2 ही लिखा गया है। ऐसी बात नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं कि ये जो अभिकारक है इसको हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, ये जो उत्पाद है इसको हमेशा पॉजिटिव मतलब लिखेंगे। ठीक, हमने अभिक्रिया का दर तो देख लिया, अब हम देखेंगे एवरेज रेट, मतलब औसत दर क्या होता है। अभिक्रिया का दर पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, औसत दर क्या होता है। ठीक, तो हम इसे लिख ले रहे हैं डी, औसत दर। ठीक, एवरेज रेट, ये जो एवरेज रेट है मतलब औसत दर जो है ये एकदम से अभिक्रिया के दर की तरह ही होता है। जिसे हम क्या लिखते थे अभिक्रिया के दर में, अभिक्रिया के दर को हम R से प्रदर्शित करते थे, तो औसत दर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, औसत दर में R तो रहेगा ही लेकिन औसत दर, तो यहाँ पर हम एवरेज लगा देते हैं AV शॉर्ट में, ताकि ये औसत दर को बताए। ठीक, अब देखिए अभिक्रिया के दर में क्या होता था कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो इसमें भी वही रहता है क्या, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक, अब देखिए इसका हमें अब परिभाषा बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक, अब देखिए हम एक चीज़ इसमें याद रखिए कि औसत दर पूछे तो हमें एक चीज़ याद करना है क्या, किसी निश्चित समय अंतराल में।
क्योंकि औसत का मतलब क्या हुआ कि निश्चित, ठीक, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल, देखिए ये समय अंतराल हो गया। अब ये क्या होता है, निश्चित समय होता है, ठीक, निश्चित समय अंतराल में किसी, अब ऊपर वाले लिखेंगे, अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक अथवा उत्पाद, अभिकारक अथवा उत्पाद, ठीक, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन को औसत दर कहते हैं, औसत दर कहते हैं, ठीक है। अब इस लिखते रहे हैं, इसे RAV से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। देखिए हमने क्या लिखा कि औसत दर किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को औसत दर कहते हैं, ठीक। अब देखिए औसत दर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए औसत दर जो है RAV इसी तरह रहेगा। हम वहाँ पर जो डेल लिखते थे, तो डेल तो यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन एक्टिव जो बनाते थे वो हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ जो अभिक्रिया में दिया रहेगा उसे लिखते हैं, तो XYZ में से कुछ भी जो दिया हो यहाँ पर हो जाएगा, बट्टे हम क्या लिखते हैं, डेल T, ठीक। अब इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जो है यूज़ नहीं करते हैं। ये अगर अभिक्रिया, जैसे हम अभिक्रिया की दर बता रहे थे, औसत दर लिखना होगा तब लिखेंगे, ठीक, क्योंकि हमने तो यहाँ पर केवल अभिक्रिया अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को बताए हैं। अगर यहीं पर रहेगा RAV जो है, मतलब औसत दर जो है, अगर इसमें अभिकारक की सांद्रता में कमी आई, ठीक, देखिए कमी आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल x बाई डेल टी, कमी आएगा तो माइनस साइन यूज करेंगे। अगर यहीं पर आ जाएगा वृद्धि तो क्या हो जाएगा, R एवरेज जो है, R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेल x अपान डेल टी, ठीक। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी हम एक इसी पर बेस जो है एक एग्जाम्पल देते रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, एग्जाम्पल में हम अमोनिया का ही ले रहे हैं, N2+3H2 बना क्या 2NH3, ठीक। अब इससे मतलब इसका हमें पूछ दे औसत दर ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, अभिक्रिया का औसत दर, ठीक। तब इसके लिए हम क्या देखिए लिखते हैं, R एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल, अब x के स्थान पर क्या है, N2 बाई डेल T, ठीक, डेल T। अब ये देखिए अभिक्रिया इधर है, मतलब उत्पाद को हम पॉजिटिव लिखेंगे और ये जो अभिकारक है यह निगेटिव में हो जाएगा, ठीक। अब क्यों हुआ हम बता चुके, ठीक। अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, अब डेल H2 बाई डेल T ये तो रहेगा, लेकिन इसके आगे 3 लगा है तो 1/3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह NH3 का लिखना है तो क्या हो जाएगा, R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, N डेल तो रहेगा NH3 हो जाएगा बटे डेल T हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 है वह 1/2 हो जाएगा, ठीक। देखिए ये औसत दर हो गया। हम जो अभी औसत दर पढ़ रहे हैं, अगर यहीं पर मतलब एनसीईआरटी में ही दिया है क्या, तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर या इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक। अब देखिए अगर यहीं पर औसत दर के स्थान पर अगर तात्क्षणिक दर पूछ दे, ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक दर औसत दर की तरह एकदम होता है, ठीक। उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम सेम यही मतलब जैसे R एवरेज यहाँ पर किए हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, R
एवरेज के स्थान पर आर रहेगा और यहाँ पर हम डेल जो लगाए हम तात्क्षणिक जो रहेगा वहाँ पर डी लग जाएगा। ठीक, हम क्या बता रहे हैं कि देखिए अगर तात्क्षणिक दर पूछ दे तो उसका हमें ज्ञात करना है, तो उसका परिभाषा तो पूछता है नहीं, इसलिए हम नहीं लिखवा रहे हैं। और तात्क्षणिक दर डालकर आप हेडिंग जैसे डालकर आप लिख लीजिएगा कि आर बराबर क्या हो जाएगा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एक्स अपान डेल टी से। तात्क्षणिक का मतलब क्या हुआ, बहुत ही कम समय के लिए हम डी का यूज करते हैं। ठीक, अब डेल एक्स बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक, अगर कमी दिखाएगा तो माइनस डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। अगर वृद्धि दिखाया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डी एक्स अपान डी टी। आर बराबर रहेगा सब। ठीक, ठीक है। तब देखिए अगर हमें तात्क्षणिक दर का एग्जाम्पल लेना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो अभिक्रिया है इसे हम इसका अगर हमें तात्क्षणिक दर लिखना है, ये देखिए हम क्या लिखे हैं, औसत दर का। ठीक, औसत दर का अगर हम इसका हम तात्क्षणिक दर लिखें, तात्क्षणिक दर। ठीक, तात्क्षणिक दर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यही एग्जाम्पल है। देखिए इसका हमें तात्क्षणिक दर लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डी एन टू अपान डी टी। ठीक, डेल टी के स्थान पर डी टी हो जाएगा और ये कमी दिखा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। अब आर बराबर एच टू के लिए क्या हो जाएगा, डी एच टू अपान डी टी, ये भी निगेटिव हो जाएगा और चिन्ह जो 1/3 हो जाएगा। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, आर बराबर एन डी ऑफ एन एच 3 अपान डी टी, ये तो रहेगा ही। अब ये क्या कर रहा है, वृद्धि दिखा रहा था, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और आगे क्या है 2, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि औसत दर क्या होता है, तात्क्षणिक दर क्या होता है और अभिक्रिया का दर क्या होता है, और ये जो चैप्टर है हमें मतलब इस चैप्टर में किस तरह पढ़ना चाहिए। ठीक, इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।